नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ में 3 जिंदा मोटरार मिले हैं। राम दरबार मंडी ग्राउंड से जिंदा मोटरार बरामद हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। एयरफोर्स के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इस वक्त चंडीगढ़ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि यहां पर 3 जिंदा मोटरार मिले हैं। राम दरबार मंडी ग्राउंड से जिंदा मोटरार बरामद हुए हैं और जैसे ही इनके मिलने की सूचना पुलिस को मिली, भारी पुलिस बल की वहां पर तैनाती कर दी गई है। एयरफोर्स के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पहले ही एहतियात बरते जा रहे हैं। राम दरबार मंडी ग्राउंड चंडीगढ़ का, जहां जिंदा मोटरार मिले हैं, मौके पर पुलिस बल तैनात है। एयरफोर्स के अधिकारियों को बुलाया गया है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनोज राठी जुड़े फोन लाइन से। मनोज, जिंदा मोटरार मिले हैं, क्या ताजा जानकारी, अपडेट क्या है? बिल्कुल सुदेश, ये जो इसकी सूचना एक राहगीर ने दी थी कि जिंदा मोटरार 3 मोटरार जो है वो बताए जा रहे हैं, एक छोटा और बड़े। हैरानी की बात यह है क्योंकि ये काफी सेंसिटिव एरिया है, आसपास रेसिडेंस है और बिल्कुल साथ में 3BRD का पूरा एक स्टेशन है, जहां पर काफी जो 3BRD का पूरा एक कैंटोनमेंट एरिया जो है वो काफी सेंसिटिव एरिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिल्कुल उसकी कुछ दूरी पर ही ये मोटरार मिले हैं, जिसको लेकर पूरे डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में भी और जो एयरफोर्स डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर पूरा एरिया जो है सील कर दिया गया है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि ये आया कहां से, कौन इसको छोड़कर गया और ये जो है कब से यहाँ पड़े थे। क्योंकि जो राहगीर ने यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि कूड़े के ढेर में ये जो है जिंदा बम सेल की हालांकि इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन जब इसको आके कंफर्म किया गया तो पता चला कि ये मोटरार है, जिंदा मोटरार बताए जा रहे हैं। पूरा एरिया जो है वो सील कर दिया गया है। मौके पे अधिकारी पहुंचकर अब जांच कर रहे हैं और अभी इसको जो है यहाँ से लेके जाया जाएगा। एयरफोर्स के अधिकारी और भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और भी अधिकारी यहाँ पर पहुंचने की भी संभावना है। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स के जो कमांडेंट है वो भी यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद सारा कुछ इसको पूरा कंप्लीटेशन करने के बाद इसको यहाँ से लेकर जाएगा और डिस्ट्रॉय किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर और एम्बुलेंसेज जो है, फायर ब्रिगेड है और ऑपरेशन सेल है, वो सारे यहाँ पर पहुंच चुका है। ये कदम उठाए गए, अनहोनी ना हो। जी शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो 3 जिंदा मोटरार बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस बल तैनात, सेना के अधिकारियों को बुलाया गया है और उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। अब रुख करते हैं हिमाचल की बड़ी खबरों का। पुत्र मोह के चलते धर्म संकट में फंसे अनिल शर्मा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल अनिल शर्मा बीजेपी सरकार में मंत्री थे, लेकिन उनके बेटे आश्रय शर्मा कांग्रेस की टिकट पर मंडी से चुनाव लड़ रहे हैं। लिहाजा तमाम दबावों के बावजूद अनिल शर्मा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, लेकिन औपचारिक तौर पर राज्यपाल इस पर अपनी स्वीकृति देंगे। धर्म संकट के जाल में फंसे अनिल शर्मा कैबिनेट मंत्री के पद की बेड़ियों से खुद को आजाद कर चुके हैं। अनिल शर्मा ने जयराम कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। भाव विभोर अनिल शर्मा पहले ही साफ कर चुके थे कि परिवार पहले है और पार्टी बाद में। लेकिन कमाल ये कि अनिल शर्मा कैबिनेट पद से इस्तीफे के बाद भी यही कह रहे हैं कि ना बेटे के लिए ना पार्टी के लिए मंडी में किसी के लिए प्रचार नहीं करूंगा। आज मैंने जो है शिमला में, जहां मैं परसों से यहां पर आया था, और आज मैंने जो है इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। कल की घटनाक्रम के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री जी मेरे चुनाव क्षेत्र में आए थे तो उन्हें बहुत सी बातें कही है, उससे आहत होकर ही मैंने उचित समझा किस खटास को कम किया जाए। और मैंने उनको पहले ही कहा था कि मैं अपने चुनाव क्षेत्र में और मंडी पार्लियामेंट हल्के में अपने बेटे का विरोध नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मेरी तरफ से जो है अब मैं इस चुनाव के अंदर ना मैं कांग्रेस की मदद कर पाऊंगा ना भारतीय जनता पार्टी। रिश्तों की जकड़ और पार्टी की अकड़ के बीच अनिल शर्मा ने तेवर दिखा दिए। कह दिया तो कह दिया, कैबिनेट पद से इस्तीफा देता हूं। यहां अनिल शर्मा ने इस्तीफे की पेशकश की और वहां सीएम ने ऐलान कर दिया, मंजूर है, इस्तीफा मंजूर है।
अभी सूचना मिली थोड़ी देर पहले कि उनने आज रेजिग्नेशन दिया है, मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया है, और मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। ईमानदारी अगर होती उनके मन में, उनके दिल में, जो उन्होंने कहा था कि मैं किसी के लिए काम नहीं करूंगा, तो उस ईमानदारी के साथ काम किया होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ईमानदारी उनके व्यवहार में प्रदर्शित नहीं हो पा रही थी। वो लोगों के साथ लगातार संपर्क में थे, लोगों को घर में बुला रहे थे और उन लोगों को कह रहे थे कि आप कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। राजनीति का अखाड़ा भी अद्भुत है। पार्टी से किनारा नहीं किया, पर आश्रय कहता रहा है कि जल्द ही पिता भी घर वापसी करेंगे। अनिल शर्मा बार बार कहते रहे, न बेटे के लिए न पार्टी के लिए मंडी में किसी के लिए प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन नेता विपक्ष कहते हैं कि हम करवाकर दिखाएंगे अनिल शर्मा से प्रचार। तो कुल मिलाकर रिश्तों की जकड़ और पार्टी की अकड़ के बीच अनिल शर्मा ने धर्म संकट से बाहर निकलने का यही फॉर्मूला निकाला और कर दिया ऐलान, मंत्री पद को छोड़ता। शिमला से प्रदीप ठाकुर, न्यूज़ 18 हिमाचल। अब जब अनिल शर्मा इस्तीफा दे चुके हैं तो क्या कांग्रेस से क्या बीजेपी, हर कोई एक दूसरे को नसीहत दे रहा है। अनिल शर्मा तो कह रहे हैं कि मंडी लोकसभा क्षेत्र में वो किसी का प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू दावा कर रहे हैं कि वो अनिल शर्मा से आश्रय शर्मा के लिए प्रचार करवाकर ही दम लेंगे। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। राजनीति में सही वक्त पर सही चाल किसी भी शख्स की राजनीतिक समझ का आईना कही जाती है, और यह भी सच है कि राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। अनिल शर्मा के इस्तीफे से बीजेपी से ज्यादा खुश कांग्रेस के नेता दिखाई दे रहे हैं। सुक्खू तो यहां तक मानते हैं कि अगर अनिल शर्मा बेटे के लिए प्रचार करेंगे तो मंडी के किले को भेदने के लिए कांग्रेस को फायदा होगा। मतलब निश्चित तौर से उनकी प्रेजेंस जो है वो पार्टी को मजबूत करेगी, और मुख्य रूप से जो मंडी का क्षेत्र है, कोटली उनका विधानसभा क्षेत्र है, सदर है, वहाँ पे इसका जो है एक महत्वपूर्ण योगदान उनके आने से रहेगा। अनिल शर्मा के इस्तीफे ने कांग्रेस में जान फूंक दी है। कमाल ये भी कि अग्निहोत्री पहले ही कह चुके थे कि हम अनिल शर्मा से प्रचार करवाकर दिखाएंगे। हम तो प्रचार करवा लेंगे अपने हिसाब से। हमें अनिल जी ने बोल दिया कि वो प्रचार करेंगे। नहीं, हमें आता है प्रचार करवाना, किस ढंग से प्रचार। जब हम पिताजी को ले आए, जब हम बेटे को ले आए, तो हम दोनों के बीच में जो है उनसे प्रचार जो है किस ढंग से करवाना है, वो हमारा काम है। अब ये जनाब ये कैसे कर दिखाएंगे, वो भी तब जब इस्तीफे के बाद भी अनिल शर्मा कहते हैं कि मंडी में किसी के लिए प्रचार नहीं करूंगा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती नेता विपक्ष को उनकी हद बताते दिखते हैं। कांग्रेस के लोग जो मंडी में जाकर के लीडर्स, विपक्ष के लीडर बड़े नेता बने हुए हैं, उनको अपनी इस पार्लियामेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमीरपुर के ऊपर मंडी का क्या होगा हम सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीतेगी, लेकिन जो उनकी अपनी सीट है हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र, उस सीट के ऊपर वो कांग्रेस के कैंडिडेट से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जहाँ पर तो हारना ही है कांग्रेस पार्टी ने। सिलसिलेवार तरीके से जरा पूरी कहानी को समझिए। कहानी विधानसभा चुनाव 2017 से शुरू हुई। सुखराम परिवार कांग्रेस में सम्मान न मिलने की बात कहकर बीजेपी में शामिल हो गया। बात सम्मान की थी तो सुखराम के पोते ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर बीजेपी ज्वाइन करने की ठानी। दरअसल पूरा सम्मान मिलेगा, इस बात को लेकर सुखराम परिवार को आश्वस्त किया गया था। ऐसे में सुखराम परिवार सहित बीजेपी में शामिल हुए तो वीरभद्र सरकार में मंत्री रहे अनिल शर्मा को मंडी सदर से बीजेपी ने टिकट दिया। अनिल शर्मा ने अपने पिता सुखराम के बड़े नाम और पिछली सरकार में अपने कामकाज के दम पर मंडी सदर को जीता। साथ ही जयराम सरकार में जीता कैबिनेट मंत्री का पद। अब सम्मान की चाहत थी तो शायद बीजेपी को लगा कि यह सम्मान सुखराम परिवार के लिए काफी होगा, लेकिन सियासत के चाणक्य के लिए यह कहां पूरा पड़ने वाला था। 1 साल से ज्यादा का समय बीता, लोकसभा चुनाव 2019 ने दस्तक दी तो अब पंडित जी को याद आया कि बेटा कैबिनेट मंत्री हो गया है, लेकिन पोते को भी सांसद होना चाहिए। परिवार ने बीजेपी से मंडी लोकसभा से टिकट मांगा, लेकिन टिकट दे दिया गया मंडी से मौजूदा सांसद रामस्वरूप शर्मा को। ऐसा हुआ तो कैसे हुआ? पंडित जी ने दिल्ली में डेरा डाला और ऐलान कर दिया कि सुखराम और पोता आश्रय कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। राहुल की मौजूदगी में घर वापसी हुई
तो आश्रय दिल्ली से टिकट लेकर ही लौटा। बस फिर क्या था, सीएम से लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने अनिल शर्मा को आड़े हाथ लिया और अनिल शर्मा ने भी हर सवाल का तीखे अंदाज में जवाब दिया और हालात यहां तक आए कि अब अनिल शर्मा मंत्री पद से इस्तीफा दे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। और वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत में मोदी के नेतृत्व में फिर से सत्तासीन होने की भविष्यवाणी क्या की, इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि पीएम मोदी से इमरान खान की नजदीकियां जगजाहिर हो गई हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इमरान खान जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि हमारे विरोधी दलों को मुद्दा मिल सके। इमरान खान क्या कोई भविष्यवक्ता है जो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि मोदी सत्ता में आने वाले? अगर उन्होंने ये बात कही है तो कहीं ना कहीं मोदी से इमरान खान की जो नज़दीकियाँ हैं वो जग जाहिर हो रही हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये बाहर जो है नाटक कर रहे हैं, अंदर से इमरान खान और इंटेलिजेंस ISI बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण वो जानकारी लेते होंगे कि हिंदुस्तान में कौन सी सरकार बन रही है, कौन सी नहीं बन रही है। और बयान देने का मुझे लगता है कि वो जानबूझ करके भी इस प्रकार के बयान हमारे देश के जो विरोधी दल हैं, कांग्रेस है, जो पहले से ही उनके साथ मिलकर के जो है वो उनकी भाषा बोलते आ रहे थे, उनके कहने पर जो है वो इस प्रकार की बात कर सकते हैं ताकि जो है वो यहाँ पर जो है वो उल्टी भाषा बोल करके लोगों को जो है वो गलत दिशा में ले जा सकें। ये बात सच है कि देश में भ्रष्टाचार पर अब तक जो भी रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उनमें हिमाचल उन राज्यों में शुमार है जहां भ्रष्टाचार कम होता है। 2 साल पहले द सेंटर फॉर मीडिया स्टडी की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें खुलासा हुआ था कि हिमाचल में सबसे कम भ्रष्टाचार होता है। लेकिन हकीकत ये है कि भ्रष्टाचार होता है और इस पर सियासत भी जमकर होती है। भ्रष्टाचार पर हर दल सियासी दांव खेलता है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के दावे करता है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म हुआ या नहीं ये कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, इस पर सियासत जरूर होती है। हर रिपोर्ट में अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन इस हकीकत को कोई नहीं झुठला सकता कि प्रदेश के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार लगातार पैर पसार रहा है। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हो चुकी। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जहाँ बिना भ्रष्टाचार के काम होता हो। नहीं, ओवरऑल में तो मैं सबसे पहले एक ही डिपार्टमेंट दूंगा, वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। करप्शन के लिए सबसे नंबर 1 डिपार्टमेंट है और उसके लिए मैं चैलेंज कर सकता हूं। हिमाचल प्रदेश के एजी को भी लिखा गया था कि यहाँ पर 5000 करोड़ का स्कैम है फॉरेस्ट वन विभाग का, जो कि एविडेंस और डॉक्यूमेंट पढ़े। वन विभाग, PWD, प्रदूषण, आबकारी एवं कराधान, राजस्व, उद्योग, श्रम एवं रोजगार, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, कर्मचारी भविष्य निधि से लेकर पुलिस तक ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार के मामले सामने नहीं आते। इसके अलावा सरकारी ठेकों को लेने और दिलवाने में बड़े पैमाने पर पैसा दिया जाता है। शिक्षा विभाग की बात करें तो ट्रांसफर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को तो सिर्फ एक दूसरे पर आरोप मढ़ने हैं। देखिए, सबसे बड़ा मसला तो रफाइल का है, जिसमें कि खरीद में जो है एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है और वो मसला अब रीओपन हो गया है। ये सरकार तो सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी है। हालांकि जब ये चुनाव से पूर्व इन्होंने वादा किया था कि हम भ्रष्टाचार जो है देश में ख़त्म करेंगे। आज इनके जो नेता हैं, आप उनकी संपत्तियां देखिए कहां से कहां पहुंच गई है। मैं तो आरोप लगाता हूं कि जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, उनके जो पुत्र हैं उनकी 100 गुना आमदनी जो है 5 वर्षों में बढ़ गई। और राफेल का जो मुद्दा है वो ज्वलंत उदाहरण है। राफेल का है, जब तक हमें क्यों इस पे हम पारदर्शी ना हो, जबकि मैं ये नहीं कहता कि हर एक चीज़ को आपको डिस्कस करने की ज़रूरत हो, परंतु यदि किसी प्रकार का जब संशय हो जाता है, किसी प्रकार का जब शक हो जाता है, तो उसे साफ करना चाहिए, उसमें स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने भी पलटवार किया।
कांग्रेस पार्टी को यही दुख है और यही दर्द है कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने 5 वर्षों तक घेरने की कोशिश की, लेकिन उनकी गवर्नमेंट और उनके मंत्री और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इस देश की जनता ने पूरा विश्वास प्रकट किया और कहीं भी जनता ये मानने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा ईमानदार और गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति कभी इस देश के अंदर भ्रष्टाचार कर सकता है। सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, भ्रष्टाचार पर खूब बातें होती हैं। कांग्रेस और बीजेपी जब जब विपक्ष में रहती है तो एक चार्जशीट तैयार की जाती है, लेकिन सत्ता मिलने के बाद वो भी ठंडे बस्ते में चली जाती है। कई केस पर जांच चल रही है तो कई मामले खत्म हो चुके हैं। न्यूज 18 ने 2014 में 2100 करोड़ के सेल्स टैक्स घोटाले का पर्दाफाश किया था। अब भी इस मामले पर जांच चल रही है। शिमला से रणवीर सिंह और प्रदीप ठाकुर के साथ ऊना से अमित शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल।